हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरपी रेगर आप सभी का रेटिना नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी जो पहले से ऑलरेडी अलग अलग प्लेस पर पढ़ा रही थी, तो उनके द्वारा यहां पर मध्य प्रदेश भोपाल में नर्सिंग कोचिंग जो है वो स्टार्ट किया गया है, जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही बैच स्टार्ट हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी वो स्टार्ट की गई है। तो यहाँ पर मैं आज यहाँ पर पहला जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है एंटीपार्टम हेमरेज। तो एंटीपार्टम हेमरेज जो है उसमें जो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं और क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, एम्स में, नॉरसेट में, ईएसआईसी में, या फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्जाम करवाया जाता है एमपीईबी का यानी व्यापम का, तो उसमें भी यहाँ पर जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चंस की जो खासियत होगी वो ये होगी कि क्वेश्चंस का जो है राइट ऑप्शन बताएंगे और इसी के साथ उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेशनल होगा, जो प्राइमरी रेशनल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ में उसके अदर जो क्वेश्चंस बनते हैं लगभग मोर देन 10 क्वेश्चंस, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखना पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर पहले आपको अच्छे से क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, देन आपको राइट आंसर पुट करना है। तो यहां पर देखिएगा, पहला है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, यानी प्लेसेंटा प्रीविया का डेफिनेटली ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी कंफर्मेटरी ट्रीटमेंट। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि आपको देखना पहले पता होना चाहिए कि यूट्रस है। क्या है ये? यूट्रस है। तो यूट्रस में क्या है कि दो सेगमेंट होते हैं, ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया है, ये ओवरी हो गया है। तो यूट्रस में दो पार्ट होते हैं, एक तो अपर सेगमेंट और एक लोअर सेगमेंट। ठीक है, तो यहां पर देखना कि यदि मान लीजिएगा यूट्रस के लोअर सेगमेंट में यदि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहां पर देखना कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है यहां पर सप्लीमेंट्री हेमेटेमिनिक्स, ठीक है, मतलब यानी ब्लड इंक्रीज करने के, यानी हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली मेडिसिन। ठीक है, तो क्या इसे दे सकते हैं यहां पर। दूसरी है यूज ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट किन्हें बोलते हैं? टोकोलाइटिक एजेंट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करती है, यानी मायोमेट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में, जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उन्हें क्या करती है? इनिबिट करती है, उन्हें बोलते हैं टोकोलाइटिक एजेंट्स। ठीक है, और इसी के साथ में यहां पर बहुत सारे और भी एजेंट होते हैं जो हाइपोथैलेमस पर काम करते हैं, आपके ब्रेन पर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिजेरियन सेक्शन और नेक्स्ट है कंप्लीट बेड रेस्ट। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? तो यहां देखना कि प्लेसेंटा प्रीविया का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो वो होगा सिजेरियन सेक्शन। क्या होगा? सिजेरियन सेक्शन। मतलब यानी आप सिजेरियन सेक्शन करेंगे, उसके बाद उसी को ही क्या बोलेंगे अपन? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप उसमें देखना दूसरा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, सिजेरियन। तो यहां पर ना कंप्लीट बेड रेस्ट भी यहां पर इसका हो सकता है, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट जो है कौन सी कंडीशन में होगा? कंप्लीट बेड रेस्ट कौन सी कंडीशन होगा? अगर मान लो प्रेगनेंसी 37 से, प्रेगनेंसी जो है लेस देन 37 वीक, यानी 37 वीक से कम है, और इसी के साथ साथ में उसका वो है जो फीमेल है उसको हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, यानी उसका हीमोग्लोबिन है वो मोर देन 10 है, और फीटल हार्ट रेट जो है फीटल हार्ट रेट जो है नॉर्मल है, बच्चे को कोई डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन? उस फीमेल को बेड रेस्ट देते हैं। बेड रेस्ट क्यों देते हैं? बेड रेस्ट इसलिए देते हैं ताकि वो फीमेल जो है उसका जो गेस्टेशनल एज है वो मोर देन 37 यानी 37 वीक को क्रॉस कर सके, इसलिए उसको क्या देते हैं अपन? यहाँ पर रेस्ट देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये इसके लिए यहां पर ये इसका क्या होगा? मैनेजमेंट होगा। ठीक है, जबकि अगर डेफिनेटिवली अगर बात करते हैं, डेफिनेटिवली कंफर्मेटरी जो इसका ट्रीटमेंट होगा वो होगा सिजेरियन सेक्शन। क्या होगा? सिजेरियन सेक्शन। तो आपको पहले यहां पर ना इसका मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री हेमेटेमिनिक्स, मतलब यानी देखना कि आयरन, फॉलिक एसिड या फिर ब्लड को बढ़ाने वाली मेडिसिन, जैसे मान लो बात करें B12 है, B9, ये किस में आती है? सब ये हेमेटेमिनिक्स सप्लीमेंट के अंदर आती है। दूसरा है यूज ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट में यहां पर देखना कि जो यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है? इनिबिट करती हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करती हो, उन्हें आप लोग टोकोलाइटिक एजेंट आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देन इसी तरह यहां पर आपको समझ कंप्लीट बेड रेस्ट, मतलब बेड रेस्ट करेंगे तो यहां पर प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो क्या है? सेपरेट नहीं होगी, है ना, इसलिए उसको बेड रेस्ट दिया जाता है, उसे हैवी वर्क नहीं करवाया जाता, हैवी लिफ्टिंग नहीं करवाई जाती, उसे बेड रेस्ट यहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये इसका कंफर्मेटरी नहीं होगा। कंफर्मेटरी क्या होगा इसका? यहां पर सिजेरियन सेक्शन का कंफर्मेटरी ट्रीटमेंट होगा प्लेसेंटा प्रीविया का। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ साथ बात करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखिए आप लोग इसमें देखना, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है। देखिएगा, विच ऑफ, देखना इसमें which of these is considered
देखना, विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड एज डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया, यानी डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया कौन से टाइप को बोला जाएगा। ठीक है, तो प्लेसेंटा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा प्रीविया के कितने टाइप होते हैं। तो याद रखना, प्लेसेंटा प्रीविया के 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। एक पहला होता है टाइप फर्स्ट, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं लो लाइंग, क्या बोलते हैं? लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। दूसरा है टाइप सेकंड, कौन सा होता है? टाइप सेकंड, जिन्हें बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। और तीसरा होता है टाइप थर्ड, जिन्हें बोलते हैं इनकम्प्लीट, क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, या फिर पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया आप लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर पे, जो टाइप 4 जो है उसे बोलते हैं आप लोग कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, क्या बोलते हैं? कंप्लीट। तो 4 हो गए यहाँ पर। तो इसमें से जो टाइप सेकंड है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, इसके भी 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप कैसे? तो यहां पर देखना कि ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस का लोअर सेगमेंट है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर पार्ट हो गया, एक पोस्टीरियर पार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहां पर देखना कि प्लेसेंटा प्रीविया यदि एंटीरियरली, मतलब सॉरी, यदि प्लेसेंटा यदि इम्प्लांट होता है एंटीरियरली पार्ट में, तो उसे बोलेंगे टाइप सेकंड एंटीरियर, क्या बोलेंगे? टाइप सेकंड एंटीरियर उसे कहा जाएगा। यदि वही प्लेसेंटा सेकंड टाइप का यदि पोस्टीरियरली इम्प्लांट होता है, बैक साइड में इम्प्लांट होता है यूट्रस के, तो यहां पर उसको बोलेंगे पोस्टीरियरली टाइप सेकंड प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहां पर देखना, तो राइट आंसर क्या होगा? क्या टाइप फर्स्ट यहां पर इसका राइट आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइप फर्स्ट का पोस्टीरियर नहीं, यानी ये टाइप फर्स्ट में कोई भी डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है। ये अपन ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्लेसेंटा प्रीविया का डेंजर टाइप कौन सा होगा। दूसरा है टाइप सेकंड एंटीरियर, टाइप सेकंड एंटीरियर नहीं होगा क्योंकि उसमें प्लेसेंटा एंटीरियरली इम्प्लांट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप सेकंड का पोस्टीरियर, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर होगा, यानी प्लेसेंटा प्रीविया का डेंजर जो टाइप है वो कौन सा है? टाइप सेकंड पोस्टीरियर। इसे टाइप सेकंड यानी डेंजर क्यों माना गया इसे? इसमें होता क्या है कि प्लेसेंटा पोस्टीरियरली इम्प्लांट होता है। जब पोस्टीरियरली इम्प्लांट होता है तो यहां पर जो आपकी पेल्विक कैविटी, कौन सी कैविटी? पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी में यहां पर एंटीरियर और पोस्टीरियर जो डायमीटर्स होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज, यानी कम हो जाता है। जब बेबी यहां पर अगर पास आउट होता है, एंगेज होता है, यहां से पास आउट होता है, तो वहां पर क्या होता है? ये प्लेसेंटा है, बैक साइड में इम्प्लांट है, तो वो क्या रब हो सकता है, वहां पर फ्रिक्शन होगा और प्लेसेंटा सेपरेट हो सकता है। और प्लेसेंटा बेबी डिलीवर होने से पहले अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है तो यहां पर बच्चे के लिए और मदर के लिए, दोनों के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बच्चे में डिस्ट्रेस होता है, बच्चा एक्सपायर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो टाइप सेकंड है उसको बोला गया है डेंजर प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बोला गया है? डेंजर प्लेसेंटा प्रीविया बोला गया है। ठीक है, देन इसी के साथ साथ में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिएगा देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि रेटिना नर्सिंग एकेडमी जो है, इन्होंने मॉर्निंग फर्स्ट बैच जो है वो स्टार्ट किया है, वो प्रॉपरली फुल हो चुका है, कंप्लीटली उसकी जो सीट्स है वो फुल हो गई है। और मॉर्निंग में एक और सेपरेट बैच जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। और अभी तक लगभग अभी यहाँ पर 27 एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और 3 तारीख को यानी 3 जनवरी को यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट होगा मॉर्निंग में। मॉर्निंग का सेकंड बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है और उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी ओपन हो चुके हैं और लगातार एडमिशन हो रहे हैं। ठीक है, जबकि इवनिंग का जो बैच है वो लगातार चल रहा है, मॉर्निंग का बैच लगातार चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट की डिमांड के अनुसार यहाँ पर और मॉर्निंग जो बैच है वो प्रॉपर्ली फुल हो गया है, तो यहाँ पर मॉर्निंग में एक और एक्स्ट्रा बैच स्टार्ट किया जा रहा है। वो यहाँ पर सेकेंड बैच कौन सा होगा? सेकेंड मॉर्निंग बैच होगा, सेकेंड मॉर्निंग बैच होगा जो यहाँ पर शुरू होगा 3 जनवरी से। 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें मैं आपको यहाँ पर जो फैकल्टीज है जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है, पहले हैं यहाँ पर गिरवर सर, जिनकी आपने ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल ली होगी और देखा भी होगा। ठीक है, दूसरे हैं यहाँ पर सोहेब सर, कौन से हैं? सोहेब सर, जिनकी भी आपने ऑनलाइन क्लासेस ली होगी और आपने देखा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सैनी सर जो यहाँ पर लगातार एनाटॉमी एंड मेडिकल सर्जिकल की क्लासेस ले रहे हैं, जिनकी जो है मतलब यानी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जिनके खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट जिन्होंने रूम के अंदर ही पढ़ाया है, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं तो यानी उनके लगभग यानी 150 जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर एम्स में सिलेक्टेड है ऑलरेडी।
ठीक है। और गिरवर सर के बहुत सारे स्टूडेंट पहले ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सोएब सर के सिलेक्टेड है। इन्हीं के साथ में बताऊं आपको आरडी सर, कौन से हैं? आरडी सर। ये आरडी सर जो है ये लगातार फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है आपको बिल्कुल यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जिनका जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब तक के जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं लगभग उनका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग मेरे को जानते होंगे जो लगातार मेरी क्लासेस ले रहे हैं, पहले वाले सीएचओ में लगभग मैंने यहाँ से 250 सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है। और शायद आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पर लगभग बहुत सारे फैकल्टी है। और इसी के साथ में एक और फैकल्टी जो मैं आपको अभी नाम अनाउंस नहीं करूंगा, पीडियाट्रिक वाले सर हैं, ठीक है। सोएब सर है जो आपके साइकेट्रिक पढ़ाते हैं, और गिरवर सर जो है ये भी मेडिकल और सर्जिकल आपको पढ़ाते हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल पढ़ाते हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिक एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपको मैं यहाँ पर लगातार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर मैं अब ये मैंने आपको बता दिया है कि हम 3 जनवरी को न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले अच्छे से आपको रीड आउट करना है, देन यहाँ पर देखना आपको राइट आंसर पुट करना है। तो देखना अबॉर्शन अकर अप टू विच गेस्टेशनल एज, यानी कौन सी एज तक, यानी अप टू यानी मैक्सिमम अबॉर्शन कौन से वीक तक हो सकता है, यानी कौन से वीक तक का जो बच्चा डैमेज हो जाता है उसे अबॉर्शन में काउंट किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 24 वीक, दूसरा है 32 वीक, नेक्स्ट यहाँ पर 40 वीक, नेक्स्ट है 12 वीक, ठीक है। तो यहां पर जो पहला ही जो ऑप्शन है 24 वीक, यही आपका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि 2021 एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग, एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग 24 वीक का जो बेबी है इनसाइड यूट्रस, उन्हें आप लोग अबॉर्ट्स करवा सकते हैं, उन्हें आप अबॉर्ट्स करवा सकते हैं। ये 2021 के न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग है। जबकि अगर बात करें 1971 का जो एमटीपी एक्ट था, उसमें ओनली 20 वीक तक का जो इनसाइड फीटस है यूट्रस में जो बेबी है, 20 वीक तक के बेबी को है आप लोग अबॉर्ट्स करवा सकते थे। और या भी 20 वीक से पहले अगर मान लो स्वतः ही अगर अबॉर्ट हुआ है तो उसे ही क्या मानते थे आप लोग? अबॉर्शन मानते थे। और उसके बाद में बेबी एक्सपायर होता है तो वो स्टिल बर्थ में काउंट किया जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली अगर यहां पर बात करें 2021 के अकॉर्डिंग, तो यहां पर 24 वीक से पहले या 24 वीक पर यदि बच्चा एक्सपायर हो जाता है, डिमिस्ड हो जाता है, या फिर आप लोग अबॉर्ट करवाते हैं, तो 24 वीक का जो प्रोडक्ट है उसे आप लोग अबॉर्शन में काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताऊंगा, देखना कि एमटीपी एक्ट जो है ये यहां पर देखना कब शुरू हुआ था और इसकी क्या क्या शर्तें हैं। तो यहां पर देखना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिएगा। पहला है यहां पर एमटीपी एक्ट 1970 के अनुसार। तो 1970 में जो एक्ट बना था उसमें केवल मैरिड कपल, जो मैरिड कपल है उन्हीं का ही बेबी, उन्हीं के ही बेबी का यानी उसका ही अबॉर्शन करवाया जाता था, ठीक है। यानी ओनली कपल मैरिड कपल जो बेबी है, सॉरी मैरिड कपल है, उन्हीं का ही केवल अबॉर्शन करवाया जाता था, ठीक है, एक हॉस्पिटल के अंदर। और अगर बात करें एमटीपी एक्ट 2021 के अनुसार है, तो 2021 में एक यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि जो कपल अनमेरिड है या फिर मैरिड है, दोनों के लिए ही अलाउड कर दिया गया है कि उनका अगर बेबी है और यदि वो उसको अबॉर्शन करवाना चाहते हैं तो अबॉर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनका यहां पर 20 वीक यानी 20 वीक तक का जो बच्चा है उसे ही केवल वो अबॉर्ट करवा पाएंगे। बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यदि बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहते हैं तो यहां पर 20 वीक तक का बच्चा आप लोग अबॉर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसी के साथ साथ और भी अपन बात करेंगे आगे। तो यहां पर देखना और 21 के अनुसार और भी क्या है, तो यहां पर देखना पहले दूसरी कंडीशन यहां पर क्या होगी, देखना कि यदि किसी भी गर्ल्स के साथ में कोई रेपिस्ट वाली कंडीशन, रेप वाली कंडीशन हुई है, या फिर कोई लेडी है जो मतलब यानी ल्यूनेटिक है, कैसी है, ल्यूनेटिक है, मतलब उसको मेंटली प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें 24 वीक का प्रोडक्ट जो है उसे आप लोग अबॉर्ट करवा सकते हैं। ये किसमें है, 2021 के एक्ट के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तो 2021 एक्ट के अकॉर्डिंग 24 वीक तक का प्रोडक्ट आप लोग अबॉर्ट करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी कि जो गर्ल्स होगी या फिर लेडीज होगी उसके साथ में कोई रेप वाली कंडीशन हुई हो, ठीक है, रेप हुआ हो और वो
प्रेग्नेंट हो गई हो तो उस कंडीशन में आप लोग इसे अबॉर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट 2021 में यहाँ पर एक और यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, वही किया गया है कि यदि मान लीजिएगा, यदि मान ले बेबी में कोई भी अबनॉर्मलिटी है, क्या है, अबनॉर्मलिटी है, ठीक है, बेबी में कोई भी अबनॉर्मलिटी है, लाइक क्रोमोसोमल डिफेक्ट, क्या है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट। अब क्रोमोसोमल डिफेक्ट में 16 नंबर के ट्राइसोमी, 21 के ट्राइसोमी, या फिर यहां पर कोई भी क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी हो जाना या मोनोसोमी हो जाना, उस कंडीशन में बेबी को आप लोग आफ्टर 24 वीक आप लोग अबॉर्ट करवा सकते हैं। ये 2021 के अकॉर्डिंग माना गया है, ठीक है। जबकि 2071 में ओनली 20 वीक तक का जो प्रोडक्ट था वही रिमूव किया जा सकता था, ठीक है, चाहे बेबी में कोई प्रॉब्लम हो या नहीं हो, ठीक है, ये है। और 1971 में ओनली मैरिड कपल के लिए ही अबॉर्शन ये एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। जबकि 2021 में जो ये एमटीपी एक्ट है ये मैरिड कपल और अनमैरिड कपल दोनों के लिए ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया है। देन इसी के साथ साथ में अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहां पर ना टाइप ऑफ अबॉर्शन देखना, इसमें देखना, पहले क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी से रीड आउट करना है, देन आपको राइट आंसर पुट करना है। देखना इसमें पहला क्या है, देखिएगा, टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच द चेंजेस हैव रीच्ड ए स्टेट, ठीक है। देखना, टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच द चेंजेस, ठीक है, हैव रीच्ड ए स्टेट वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक प्रेगनेंसी है उसमें अबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है, क्या हो गया है, अबॉर्शन स्टार्ट हो गया है, और अबॉर्शन स्टार्ट हो गया है और अबॉर्शन इस स्टेट पर पहुंच चुका है जहां पर प्रेगनेंसी को रिकवर नहीं किया जा सकता, यानी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। उस स्टेज यानी अबॉर्शन जो है उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां से प्रेगनेंसी को रिकवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यानी वो होता है आपका कौन सा, इनविटेबल अबॉर्शन, यानी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें अबॉर्शन होगा तो अबॉर्शन होगा ही होगा। तो यहां पर देखना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला थ्रेटन अबॉर्शन, दूसरा इनविटेबल अबॉर्शन, तीसरा मिस्ड अबॉर्शन, चौथा सेप्टिक अबॉर्शन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका कौन सा, इनविटेबल अबॉर्शन। मतलब यानी अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और अबॉर्शन उस लेवल तक पहुंच गया है जहां से आप लोग प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करवा सकते, मतलब इसमें अबॉर्शन होगा तो होगा ही सही, अबॉर्शन होगा तो होगा ही सही। तो यहां पर मैं जो 4 ऑप्शन है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो यहां पर देखिएगा, देखना, पहला थ्रेटन अबॉर्शन, इसमें क्या है, इसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू चल रही है और क्या हुआ कि बीच में अबॉर्शन की यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, उसको माइनर ब्लीडिंग, क्या होगी ये, माइनर ब्लीडिंग, यानी स्लाइटली माइनर, बहुत कम ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई उसको, और उसको हल्का फुल्का यानी माइनर पेन यानी लोअर एब्डोमिनल माइनर पेन, यानी हल्का फुल्का पेनलेस भी हो सकता है लेकिन माइनर ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। तो यानी अबॉर्शन जो है उस स्टेज पर नहीं पहुंचा है जहां पर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करवाया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि अबॉर्शन जो है उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है जहां उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। अब रिकवर नहीं किया जा सकता, वहां तक पहुंचा ही नहीं तो कैसे अबॉर्शन होगा भाई, अबॉर्शन नहीं होगा। मतलब यानी इस प्रेगनेंसी को आप लोग क्या करवा सकते हैं, कंटिन्यू करवा सकते हैं, इसमें अबॉर्शन नहीं होगा। दोबारा सुनना, इसमें क्या है कि अबॉर्शन की प्रोसेस वहां तक नहीं पहुंची है जहां पर प्रेगनेंसी को रिकवर नहीं कर सकते और जहां प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करवा सकते, वहां तक नहीं पहुंची। अब वहां तक पहुंचा ही नहीं है तो क्या होगा, अबॉर्शन नहीं होगा उसका, ठीक है। तो यहां पर यह होगा मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन का मतलब यह है कि यानी जो बेबी है वो इनसाइड यूट्रस क्या हो गया है, एक्सपायर, क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है, लेकिन मदर जो है वो अनअवेयर है, क्या है, अनअवेयर है कि उसका बेबी भी एक्सपायर हो गया, उसको मदर को पता ही नहीं है, और लगभग 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक उसके निकल चुके हैं और मदर को पता ही नहीं कि मेरा बेबी जो है एक्सपायर हो गया है, ठीक है। जब डॉक्टर ने देखा और पता चला कि यानी यूट्रस का साइज जो है वो का वही है, यूट्रस का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, फीटल हार्ट रेट एब्सेंट है, बेबी मूवमेंट क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, सब कुछ एब्सेंट है और देखा तो बेबी एक्सपायर है, ठीक है।
तो यहाँ और बच्चा जो है इनसाइड यूट्रस, ये रिटेन इन द यूट्रस, बाहर नहीं आया है, कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुई है, तो उस तरह के अबॉर्शन को बोलते हैं आप लोग क्या, मिस्ड अबॉर्शन आप लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेप्टिक अबॉर्शन, यानी किसी भी इंफेक्शन के कारण, किसी भी इंफेक्शन के कारण यदि अबॉर्शन होता है, किसी भी इंफेक्शन के कारण यदि अबॉर्शन होता है तो उसे बोलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, सेप्टिक अबॉर्शन उसे बोला जाता है। ठीक है, तो शायद आपको ये बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। देन इसी के साथ में आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिएगा यहां पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले अच्छे से क्वेश्चन को राइट आउट करना है, देन आपको राइट आंसर पुट करना है। देखिएगा, MC डोनाल्ड suturing इज डन इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन, इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन, यानी MC डोनाल्ड जो है suturing जो करते हैं वो कौन से टाइप के अबॉर्शन में करते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहां पर देखना, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि MC डोनाल्ड जो suturing जो है ये कहां पर करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर ये यूट्रस है, ठीक है, और ये यूट्राइन पूरी की पूरी बॉडी है, ये फेलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है, और यहां पर ये है सर्विक्स। क्या है ये, सर्विक्स। ठीक है, तो MC डोनाल्ड suturing में क्या करते हैं, सर्विक्स को यहां पर लाइगेट करते हैं, सर्विक्स को बंद किया जाता है, सर्विक्स को बंद किया जाता है। ठीक है, सर्विक्स को बंद किया जाता है और सर्विक्स को बंद करते हैं, इस ऑपरेशन को बोलते हैं सर्कलेज ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, सर्कलेज ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, सर्कलेज ऑपरेशन, यानी सर्विक्स को बंद करना है, उसके लिए आपको दो प्रकार की suturing करनी पड़ती है। किसमें, सर्कलेज ऑपरेशन में। एक तो होती है शिरोधार ऑपरेशन, शिरोधार suturing, कौन सी होती है, शिरोधार suturing, और दूसरी होती है MC डोनाल्ड suturing। क्या होती है, MC डोनाल्ड suturing। ठीक है, तो जो शिरोधार suturing है इसमें तो क्या करते हैं, सर्विक्स को लाइगेट करते हैं, चारों तरफ से सर्विक्स क्या करते हैं, अपन यहां पर नॉन एब्जॉर्बेबल जो सूचर्स होते हैं उससे क्या करते हैं, उसे लाइगेट करते हैं, सर्विक्स को बांध देते हैं। ठीक है, जबकि MC डोनाल्ड में क्या करते हैं, MC डोनाल्ड जो यहां पर जैसे सर्विक्स है तो इसमें इस तरह की suturing आप लोगों को करनी होती है, इस तरह की suturing आपको करनी होती है। ठीक है, और इसको इस तरह करके खींच लेते हैं तो यूट्रस क्या होता है, यहां किया आपने इस तरह ये किया, ठीक है, और खींच लिया धागे को तो क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो ये होता है MC डोनाल्ड suturing। ठीक है, तो यहां पर इस तरह की suturing है, यानी सर्विक्स को आप लोग क्लोज कर रहे हैं, ये कौन से अबॉर्शन में करते हैं। तो यहां पर देखना, इसमें पहली कंडीशन देखिएगा, मतलब यानी इस तरह की जो ऑपरेशन suturing होती है वो कौन से अबॉर्शन में करते हैं। तो सुनिएगा, यानी सर्विक्स को क्लोज कौन से अबॉर्शन में करते हैं, कौन से टाइप के अबॉर्शन में। तो पहला है मिस्ड अबॉर्शन। अरे मिस्ड अबॉर्शन में तो बच्चा बाहर आता ही नहीं है, इनसाइड यूट्रस ही क्या होता है, बच्चा एक्सपायर हो जाता है, उसकी फीटल हार्ट रेट, फीटल मोमेंट और यूट्रस शायद वो कवई रह जाता है ना। दूसरा सेप्टिक अबॉर्शन, यानी इन्फेक्शन के कारण अबॉर्शन हुआ है, उसे बोलते हैं आप लोग सेप्टिक अबॉर्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिकरेंट अबॉर्शन, यानी बार बार अबॉर्शन हो रहा है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है। इसका रीजन क्या है, यानी इसका मतलब सर्विक्स इनकॉम्पेटिबिलिटी, सर्विक्स की टोन क्या है, खत्म हो चुकी है, मतलब सर्विक्स की टोन खत्म हो गई है और बच्चा यानी इनसाइड यूट्रस जैसे ही इम्प्लांट होता है, जैसे वो साइज बढ़ता है तो बच्चा नीचे पास आउट हो जाता है थ्रू द सर्विक्स, यानी इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द सर्विक्स, इनकॉम्पिटेंसी ऑफ सर्विक्स, यानी सर्विक्स जो है उसमें कंप्लीटली क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब रिकरेंट बार बार अबॉर्शन हो जाना, तो क्या करेंगे आप लोग, यानी सर्विक्स को आप लोग क्या कर देंगे, शिरोधार suturing कर देंगे या MC डोनाल्ड suturing आप लोग कर देंगे, जिससे सर्विक्स क्या होगा, अपनी जगह स्टेबल हो जाएगा और इनसाइड यूट्रस जो कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें यहां पर देखना ये ऑपरेशन कब करते हैं, तो यानी देखना प्रेगनेंसी या 14 वीक से पहले बिफोर 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले आपको यहां पर ये शिरोधार या MC डोनाल्ड ऑपरेशन आपको करना होता है। ठीक है, बिफोर 14 वीक, या फिर पहले अबॉर्शन कौन से वीक में हुआ है, 10 वीक पे हुआ है या 12 वीक पे हुए हैं। ठीक है, तो जिस उसकी जो हिस्ट्री है अबॉर्शन की कि इसका हर बार ऑपरेशन 10 वीक पे होता है, तो आपको 2 वीक पहले, उसकी हिस्ट्री के 2 वीक पहले आपको यहां पर ये वाले ऑपरेशन आपको कर देना है, सर्कलेज ऑपरेशन आपको कर देना है, मतलब ये suturing आपको कर देनी है। जैसे एग्जांपल, उसका हर बार यहां पर अबॉर्शन 12 वीक पे होता है तो आपको 10 वीक पे उसकी suturing कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर बताए अपन तो बिफोर द 14 वीक। तो ये suturing आपको कब रिमूव करनी होती है, ये आपको रिमूव करनी होती है जब भी आपको पेन हो, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उसके स्टार्ट होने वाले हैं या फिर उसको स्लाइटली यूट्राइन पेन स्टार्ट हो गया है, यानी ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, या फिर 37 वीक पे आपको ये रिमूव कर देना है।
ठीक है, 37 वीक पे रिमूव कर देना है, या फिर जब उसको पेन स्टार्ट हो गया है, लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और यहां पर जो सॉरी और यहां पर आपको जो स्यूचरिंग जो है रिमूव करनी है, ये करनी है आपको ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। मान लीजिएगा आपने यहां पर अगर जनरल वार्ड में अगर रिमूव कर दिया, वहीं पर बेबी क्या हो गया, बाहर एक्सप्लांट हो गया, तो फिर मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है और बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर ये स्यूचरिंग जो है आपको यहाँ पर ओटी ऑपरेशन थिएटर में ही आपको ये रिमूव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको मैंने बताया है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होगा, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में जो कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट है वो हाफ पार्ट बाहर आ गए, हाफ पार्ट रिटेन्ड इन द यूट्राइन कैविटी, यानी आधा पार्ट ही बाहर आया है, आधा पार्ट तो अंदर ही रह गया है। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक। तो मैंने आपको कुछ ही पॉइंट बताए हैं, कुछ ही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आए होंगे। देन इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास लेने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ एक बार और बताना चाहूंगा कि इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी ने मध्य प्रदेश भोपाल में नर्सिंग कोचिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, और बिल्कुल यहाँ पर लगातार क्लासेस लगाई जा रही है। और यहाँ पर न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 3 जनवरी 2022 को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लगातार एडमिशन चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।